ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली वार्ता से जेलेंस्की को कोई उम्मीद नहीं है। जेलेंस्की जानते हैं कि इस मुलाकात में यूक्रेन के हक में फैसला नहीं होगा और ना ही उनकी बातों को अहमियत दी जाएगी। इसलिए ट्रंप पुतिन की मुलाकात को नाकाम करने के लिए जेलेंस्की ने अपना प्लान एक्टिव कर दिया है। यूएस और रूस के बीच तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना का संहार किया जा रहा है। रूस के ऐसे ठिकानों को पर विस्फोट किया जा रहा है जो पुतिन के क्रोध को भड़काएंगे। मॉस्को तक में हमले की प्लानिंग की गई। पुतिन के दावों को कमजोर करने के लिए बाखमुत और सोलेदर जैसे इलाकों में भी यूक्रेन ने हमले की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन अब सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि हर हमला बहुत सोच समझ कर रहा है। यूक्रेन के हर टारगेट के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। ये दावा इसलिए क्योंकि यूक्रेन का हर हमला अब क्रेमलिन तक खलबली मचा रहा है। दो अगस्त को यूक्रेन ने रूस के समारा में हमला किया और एक रिफाइनरी को नष्ट कर दिया। इसी दिन रियाजान रिफाइनरी में आग लगी, तेल का प्रोडक्शन पूरी तरह रुक गया। 7 अगस्त को रूस के क्रास्नोदर क्राई में तबाही मची। यहाँ एफिप्स की रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट किया गया। 10 अगस्त को सारातोव में ऑयल रिफाइनरी निशाना बनी और फिर ओख्ती में रिफाइनरी भस्म हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की ऐसी जगहों पर इसलिए हमले कर रहे हैं ताकि पुतिन का क्रोध और भड़के। रूस में हर दिन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो वहीं यूक्रेन के भीतर भी यूक्रेन ने खास ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाखमुत का नाम फिर मीडिया रिपोर्ट्स में है क्योंकि यूक्रेन ने यहां हवाई हमलों की शुरुआत कर दी है। बाखमुत में हो रहे इन धमाकों से भी जेलेंस्की के प्लान का अंदाजा आपको हो जाएगा। पुतिन यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को छीनने की कोशिश में है। बाखमुत में रूसी सेना का कब्जा बहुत पहले से है। बाखमुत में हमला पुतिन के दावे को कमजोर करने के लिए है। ये तो संकेत है, लेकिन जेलेंस्की खुद कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं कि पुतिन सीज फायर नहीं करेंगे। जेलेंस्की ये बातें मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से कह रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जेलेंस्की ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ही ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं ताकि सीज फायर ना हो सके। ऑन कैमरा और सोशल मीडिया के जरिए जेलेंस्की लगातार पुतिन को लेकर बयानबाजी में जुटे हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस सिर्फ समय ले रहा है, सीज फायर नहीं करेगा। आम लोगों पर हमले से रूस की मंशा जाहिर हो रही है। 7 दिनों में रूस ने 1400 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। 7 दिनों में यूक्रेन पर 1000 बार हवाई हमले किए गए। एक तरफ जेलेंस्की रूस पर कई आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ रूसी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। जहां भी पुतिन कब्जे का दावा कर रहे हैं वहां तेज रफ्तार में जंग की शुरुआत हो गई। पोक्रोवस्क में 290 सैनिकों को मारने का दावा है। सूमी में यूक्रेन ने रूस की एक बटालियन को खत्म करने का दावा किया है। मॉस्को से ओख्ती तक यूक्रेनी जासूसों ने हमले किए हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह सब जेलेंस्की के षड्यंत्र का हिस्सा है जिसे वार्ता को विफल करने के लिए तैयार किया गया है। क्या है दावे, आपको दिखाते हैं। तो विशेषज्ञों के मुताबिक अलास्का वार्ता को विफल करने के लिए जेलेंस्की षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अगस्त में 5 रिफाइनरी पर हमले हुए। सैन्य कारखाने निशाना बने ताकि पुतिन की बौखलाहट और बढ़े।
यूक्रेन अमेरिका के GBU-62 बॉम्ब से हमले कर रहा है और रूसी सैनिकों का संहार हो रहा है। रूसी सैनिकों पर बमबारी हो रही है ताकि रूस को होने वाले नुकसान में अमेरिकी हथियारों का जिक्र आए और अमेरिका के प्रति पुतिन की नाराजगी बढ़े। जहां रूस का कब्जा अभियान आगे बढ़ रहा था, वहां यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा दी है। सूमी में 3 गांवों को कब्जा मुक्त करा लेने का दावा किया गया है। यूक्रेनी सेना ने मीडिया के जरिए पोक्रोवस्क में 290 रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया है। खरसोन के कब्जे वाले इलाके में 25 रूसी अफसरों की मौत का भी दावा है। यूक्रेन दुनिया को यह बताने की कोशिश में है कि रूस कहीं भी कब्जा नहीं कर सका है, बल्कि हर जगह मुकाबला अभी चल रहा है। डोनेट्स्क के सोलेदार में यूक्रेनी फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां से यूक्रेनी सेना बहुत पहले ही हटाई जा चुकी है। लेकिन रूसी कब्जे को नाकाम साबित करने के लिए यहां मौजूद रूसी कमांड सेंटर्स को नष्ट किया जा रहा है। रूस के सैन्य कारखानों पर भी हमले हो रहे हैं। सोमवार रात रूस के स्तावरोपोल में हमला हुआ। स्तावरोपोल में सेना से जुड़ी फैक्ट्री पर ड्रोन हमला किया गया। यूक्रेन ने जहां हमला किया, वहां फाइटर ऑप्टिक ड्रोन से जुड़े उपकरण का प्रोडक्शन होता है। एक दिन पहले KH-101 मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर भी हमला किया गया था। सोमवार रात रूस की एक पेंट फैक्ट्री में भी धमाका हुआ। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले यूक्रेन बेहद आक्रामक अंदाज में है। और सिर्फ सेना नहीं, बल्कि यूक्रेनी मीडिया के जरिए भी माहौल बनाया जा रहा है। यूक्रेनी मीडिया में वार्ता को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन मीडिया के मुताबिक ट्रंप पुतिन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद है। मीडिया में दावा है कि पुतिन एक बार फिर पुरानी शर्तों को ही दोहराएंगे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन सिर्फ सैन्य तैयारी और अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के लिए वार्ता करने जा रहे हैं, ताकि रूस को यूक्रेन पर कब्जे के लिए कुछ और वक्त मिल सके। इस बीच रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन ने वार्ता से ठीक पहले मॉस्को में किसी बड़े सैन्य अफसर की हत्या का प्लान तैयार किया था। और एक रिपोर्ट में दावा है कि वार्ता से पहले मॉस्को में बड़े हमले की प्लानिंग थी। यूक्रेन कार से धमाके का प्लान तैयार कर चुका था। एक यूक्रेनी एजेंट से 60 किलो विस्फोटक जब्त किया गया है। रूसी एजेंसियों ने हमले से पहले यूक्रेनी जासूस को पकड़ लिया और यूक्रेन की योजना कामयाब नहीं हुई। जासूस के मुताबिक मॉस्को में बड़ा धमाका होता जिसमें रूस के किसी बड़े सैन्य अफसर के काफिले को टारगेट करने का प्लान शामिल था। वार्ता तय होने के बावजूद ज़ेलेंस्की नतीजे का इंतजार नहीं कर रहे। सोमवार को ज़ेलेंस्की ने सेना के साथ एक हाई लेवल बैठक की है। सेना प्रमुख के साथ ज़ेलेंस्की ने नई रणनीति तैयार की है। इस मुलाकात से जाहिर हो रहा है कि ज़ेलेंस्की को वार्ता से कोई उम्मीद नहीं। ज़ेलेंस्की जंग की प्लानिंग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को भीषण जंग की आशंका है। एक्सपर्ट्स हालांकि मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की जानते हैं कि रूस यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे की शर्त रखेगा और यूक्रेन 1 इंच जमीन पर भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब नई रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए अब अमेरिका से किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9,
भारतवर्ष। तो ज़ेलेंस्की रूसी शहरों पर हमले कर अलास्का वार्ता को विफल करने की कोशिश में है, तो पुतिन ने अलास्का में अपनी सभी शर्तों पर मुहर लगवाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति ने 32% यूक्रेन पर कब्जे का लक्ष्य रखा है। अगले 60 घंटे में पुतिन के टारगेट पर डोनेस्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सोन के वो इलाके हैं जहां रूसी सेना अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। प्लान के मुताबिक अभियान शुरू हो चुका है और बीते 24 घंटे में कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। अलास्का में होने वाली पुतिन ट्रंप की वार्ता में अब 60 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। जैसे जैसे घड़ी के कांटे घूम रहे हैं, वैसे वैसे यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। रिहायशी इलाके हो या फ्रंट लाइन, बीते 24 घंटे में रूस ने जबरदस्त बारूद बरसाया है। पुतिन सेना के आक्रामक रुख से कीव में खलबली मच गई है। ज़ेलेंस्की ने अपने टॉप कमांडर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जंग का पूरा फोकस ज़पोरिज़िया और डोनेस्क पर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। 5000 सैनिकों की टुकड़ी डोनेस्क भेजी गई है, वहीं ज़पोरिज़िया में और यूक्रेनी बटालियन भेजी जा रही है। ज़ेलेंस्की की इस मीटिंग और बौखलाहट की वजह पुतिन का वो मिशन है जो पूरा हुआ तो अलास्का वार्ता में पुतिन की शर्तों पर मुहर लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन ने इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी सेना को 60 घंटे का वक्त दिया है। जीत के लिए पुतिन ने कौन से नए लक्ष्य तय किए हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बीते 24 घंटे में रूस को डोनेस्क में मिली कामयाबी के बारे में आपको बताते हैं, जिसने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। पुतिन की सेना ने पेट्रोवका पर कब्जा कर लिया है। यह डोनेस्क के अहम शहरों में से एक है। पोक्रोवस्क से रूसी सेना महज 6 घंटे में 10 किलोमीटर आगे बढ़कर डोब्रोपिलिया पहुंच चुकी है। रूसी सेना ने डोब्रोपिलिया क्रामातोर्स्क हाईवे पर कब्जा कर लिया है, जो यूक्रेन का अहम हथियार सप्लाई रूट है। डोनेस्क में मिली इसी कामयाबी ने ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स को हैरान कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति को डर है कि अगर रूसी सेना को नहीं रोका गया तो वार्ता में यूक्रेन पूरी तरह से बैकफुट पर होगा। तो पुतिन संपूर्ण लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सोन पर रूस का अधिकार चाहते हैं। लुहांस्क की 100% जमीन पर रूस का कब्जा है, जबकि डोनेस्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सोन की कुछ जमीन अब भी यूक्रेन की सेना के नियंत्रण में। पुतिन ने अगले 60 घंटे में इसी पर कब्जे का लक्ष्य रखा है और उनका प्राइमरी टारगेट डोनेस्क और ज़पोरिज़िया है। डोनेस्क में रूसी सेना लंबे वक्त से पोक्रोवस्क में फंसी हुई थी, लेकिन बीते 24 घंटे में उसने अपना फोकस पोक्रोवस्क से शिफ्ट कर डोब्रोपिलिया क्रामातोर्स्क हाईवे पर शिफ्ट किया, जिसे T0514 हाईवे भी कहा जाता है। रूसी सेना ने महज 6 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर इस हाईवे पर कब्जा कर लिया है, जिससे स्लोव्यांस्क, क्रामातोर्स्क, द्रुजकिवका और कोस्तियानिवका पर रूस के लिए कब्जा करना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि हाईवे पर कब्जे से यहां हथियारों की सप्लाई पूरी तरह रुक चुकी है और इन शहरों में रूसी सेना ने 2 तरफ से हमले शुरू कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां से पुतिन के जवान E50 हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर रूस का कब्जा होने से संपूर्ण डोनेस्क का हथियार सप्लाई रूट कट हो जाएगा और यूक्रेनी सेना के पास जान बचाकर भागने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। एक तरफ रूसी सेना ने डोनेस्क में यूक्रेन की फ्रंट लाइन तबाह कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़पोरिज़िया में भी अपना मिशन तेज कर दिया है। ज़पोरिज़िया के 72% हिस्से पर रूस का कब्जा है। पुतिन की कोशिश बचे हुए 28% हिस्से पर कब्जे की है।
रूस ने ज़ेपोरिजिया में हजारों पैराट्रूपर्स को उतारा है, जिन्होंने बीते 24 घंटे में 137 जगहों पर हमले किए हैं। सबसे ज्यादा हमले ओरिखीव और होलियापोल में किए गए। रूसी सैनिकों की कोशिश इस इलाके में मौजूद यूक्रेनी फ्रंट लाइन को तोड़कर आगे बढ़ने की है। पुतिन ने यूक्रेन पर एयर अटैक भी तेज कर दिए हैं। फाइटर जेट से बम बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं ड्रोन और मिसाइलों से भी भीषण हमले जारी हैं। एयर अटैक में रूस के टारगेट पर रिहायशी इलाके हैं। पुतिन की नीति रिहायशी इलाकों पर हमला कर यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल तोड़ने की है। बीते 24 घंटे में रूस ने ज्यादातर हमले खेरसोन, ज़ेपोरिजिया और डोनेस्क प्रांत पर किए हैं, जिन पर अगले 60 घंटे में संपूर्ण कब्जे की तैयारी है। डोनेस्क में द्रुजकिवका, कोस्तियंतनिवका और बेलोजर्स्के पर आसमान से हमले किए गए हैं। यहां करीब 58 ड्रोन दागे गए। ज़ेपोरिजिया में रूसी एयरफोर्स ने एरियल गाइडेड बम गिराए। एक बम ज़ेपोरिजिया बस स्टैंड पर गिरा, तो वहीं दूसरा ज़ेपोरिजिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास गिरा। खेरसोन में भी रूस ने 32 ड्रोन दागे। हमले में 2 अपार्टमेंट तबाह हो गए, वहीं करीब 30 घरों को नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों पर रूस के विध्वंसक हमले के बाद यूक्रेन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। दावा है कि रिहायशी इलाकों पर हमले की आड़ में रूसी सैनिक शहरों में घुसपैठ कर सकते हैं, जिसे लेकर यूक्रेनी मीडिया में भी सावधानी संदेश प्रसारित हो रहे हैं। शहर के आसपास घुसपैठिए सक्रिय हैं, सावधान रहें। शहर में घुसपैठ की कोशिशें हो सकती हैं। पुतिन को यूक्रेन में बड़ी कामयाबी भले ही बीते 24 घंटे में मिली है, लेकिन इसका ऑपरेशन 1 हफ्ते पहले ही शुरू हो चुका था। और बीते 1 हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमलों को लेकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आइए आपको दिखाता हूं। यूक्रेन से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 हफ्ते में रूस ने यूक्रेनी शहरों पर 1000 से ज्यादा गाइडेड बम गिराए। वहीं 1400 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं यूक्रेन पर मात्र 1 हफ्ते में। इसके अलावा 72 मिसाइलें भी दागी गई हैं, जिसमें किंजल से लेकर इस्कंदर मिसाइल भी शामिल हैं। दावा है कि जंग शुरू होने के बाद 1 हफ्ते में इतने हमले रूस ने कभी नहीं किए थे। पुतिन किसी भी कीमत पर अलास्का वार्ता की मेज पर अपना पक्ष कमजोर नहीं होने देना चाहते, फिर चाहे इसके लिए उन्हें यूक्रेन को खंडहर ही क्यों न बनाना पड़े। पुतिन सेना के हमलों को लेकर ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है, रूस सेना के यूक्रेन पर हमले इस बात का सबूत हैं कि शांति में पुतिन की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ विध्वंस और तबाही चाहते हैं। साफ है, अगले 60 घंटे यूक्रेन में बेहद विध्वंसक होने वाले हैं, जो ये तय करेगा कि अलास्का वार्ता में पुतिन की सभी शर्तें पूरी होंगी या फिर यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की यह कोशिश भी बेनतीजा निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि पुतिन के साथ वार्ता में सब ठीक भी हो सकता है और बिगड़ भी सकता है, लेकिन जो ट्रंप के लिए ठीक है वो यूरोप के लिए गलत है, क्योंकि ट्रंप और यूरोप के हितों का टकराव हो रहा है। अलास्का में होने जा रही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात यूक्रेन और यूरोप के अस्तित्व पर संकट बन सकती है। इसीलिए यूरोप ने महामंथन करने की तैयारी कर ली है। यूरोप का कहना है कि रूस से डील करने का अधिकार यूक्रेन का है। यूक्रेन की संप्रभुता से समझौता ना किया जाए। अगर ट्रंप पुतिन की शर्तों पर झुकते हैं तो यूरोपियन यूनियन जंग में यूक्रेन को मदद देगा। देखिए इन हितों के टकराव से कैसे युद्ध विराम के बजाय महासंग्राम के समीकरण बन रहे हैं। अलास्का में होने वाली मुलाकात का ये मुख्य एजेंडा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है,
ट्रंप कह रहे हैं कि अलास्का में वो पुतिन से बात करेंगे कि जीती हुई जमीन का कुछ हिस्सा यूक्रेन को लौटा दें। जबकि रूस ने 3 साल की जंग में यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जे में ले लिया है। जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की 1,15,440 वर्ग किलोमीटर जमीन रूस के नियंत्रण में है। ट्रंप के बयान से जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक ट्रंप पुतिन की शर्तों के सामने झुक सकते हैं। वो यूक्रेन पर अपनी जमीन सरेंडर करने का दबाव बना सकते हैं। यही वजह है कि यूरोप के देश ट्रंप के इस प्लान से चिंता में पड़े हुए हैं। यूरोप का कहना है कि रूस से डील करने का अधिकार यूक्रेन को है। ज़ेलेंस्की को वार्ता में शामिल होना चाहिए। यूक्रेन की संप्रभुता से समझौता नहीं होना चाहिए। यूक्रेन पर युद्ध विराम थोपा नहीं जाना चाहिए। यानी अब पुतिन से सिर्फ ट्रंप की मुलाकात होगी। ट्रंप ही तय करेंगे कि युद्ध विराम कैसे लागू हो, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 2 मिनट में तस्वीर साफ हो जाएगी। युद्ध विराम रुकवाने के लिए ट्रंप का उतावलापन यूरोप और यूक्रेन दोनों समझते हैं। वो जानते हैं कि ट्रंप यूक्रेन की संप्रभुता को दांव पर लगाकर युद्ध विराम कराने का दबाव डालेंगे। इसीलिए लंदन ने ट्रंप को चेतावनी जारी की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ट्रंप को पुतिन पर भरोसा करने से बचना चाहिए। सीज फायर से रूस को अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने का समय मिलेगा। यूक्रेन को सहायता देने के लिए कोalition ऑफ विलिंग प्रतिबद्ध है। इससे पहले जुलाई के महीने में ही ब्रिटेन ने पुतिन के प्लान पर रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक पुतिन युद्ध नहीं रोकने वाले हैं, बल्कि आने वाले 1 सितंबर तक यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जे का ब्लूप्रिंट तैयार है। और पुतिन कुल 3 चरणों में आधे यूक्रेन पर कब्जा करेंगे। लाल रंग का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये जंग की मौजूदा स्थिति है, यानी ये वो हिस्सा है जिस पर रूस कब्जा कर चुका है, जिसमें डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिजिया का कुछ हिस्सा शामिल है। पुतिन का पहला चरण 1 सितंबर को पूरा होगा, यानी 1 सितंबर तक उन्होंने इस पीले वाले हिस्से पर कब्जे का लक्ष्य रखा है। दरअसल ये डोनेस्क और लुहांस्क का वो हिस्सा है जो अब भी रूस के नियंत्रण से बाहर है। इस पर 1 सितंबर तक पुतिन ने कब्जे का लक्ष्य तय किया है। 2025 के अंत तक पुतिन की तैयारी खार्किव, सूमी और चेर्निहिव तक कब्जे की है। फिलहाल इन शहरों के उन इलाकों पर कब्जा किया जाएगा जो रूसी बॉर्डर से लगते हैं, ताकि पुतिन चेर्निहिव से लेकर खेरसोन तक एक बफर जोन बना सके। इसके बाद पुतिन ऑपरेशन का तीसरा और आखिरी चरण शुरू करेंगे, जिसमें वो नीप्रो नदी के पूर्वी तट तक कब्जा करेंगे और इसके साथ ही माइकोलेव और ओडेसा पर भी कब्जा किया जाएगा, ताकि यूक्रेन को ब्लैक सी से भी काटा जा सके। पुतिन ने इस ऑपरेशन की डेडलाइन दिसंबर 2026 तय की है। अगर रूसी राष्ट्रपति अपने इस ऑपरेशन में कामयाब हो जाते हैं तो यूक्रेन का 3,34,109 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा रूस के कब्जे में होगा। इसीलिए यूरोप के देश अलर्ट पर हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सीज फायर लागू हो और पुतिन को अपनी सैन्य शक्ति एक बार फिर मजबूत करने का मौका मिले। इसीलिए यूरोप के देशों ने अलास्का की मीटिंग से पहले ट्रंप को मनाने और पूरे यूरोप को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ईयू ने आपात बैठक बुलाई है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने वर्चुअल समिट बुलाई है। इसमें ट्रंप, ज़ेलेंस्की, ईयू, नेटो नेताओं को बुलाया गया है। ईयू देशों के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन के समर्थन में मीटिंग रखी है।
यूरोप के देश नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन की जमीन का थोड़ा सा भी हिस्सा रूस के कब्जे में जाए। अगर ट्रंप पुतिन की ये शर्त मान लेते हैं तो इससे रूस का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में नेटो देशों पर हमले कर सकता है। जर्मनी इस पर रिपोर्ट भी जारी कर चुका है कि आने वाले कुछ ही साल में रूस बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन के एक सांसद ने भी रिपोर्ट पेश की थी कि रूस नेटो के आर्टिकल 5 की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। तो ब्रिटिश डिफेंस सिलेक्ट कमेटी के सदस्य की रिपोर्ट में रूस की तरफ से एस्टोनिया के नार्वा पर पहले हमले की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी टैंक और रूसी जवान मिलकर नार्वा पर एक छोटा सर्जिकल ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इससे 145 किलोमीटर दूर एस्टोनिया के तापा में नेटो फौज तैनात है। इस वक्त तापा में 900 ब्रिटिश सैनिक तैनात हैं। इन सैनिकों के साथ तापा में 300 फ्रेंच सैनिक भी हैं, यानी एस्टोनिया सहित 3 नेटो देशों की फौज तैनात है। रिपोर्ट में कहा गया कि नार्वा पर छोटा हमला करके पुतिन नेटो के आर्टिकल 5 का टेस्ट ले सकते हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि नार्वा पर हमला हुआ तो यूएस युद्ध में उतरने से इनकार कर देगा और ऐसी स्थिति में यूरोप के अंदर नेटो का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ट्रंप के रुख से यही लग रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूक्रेन में किसी भी तरह युद्ध विराम लागू कराया जाए, भले ही इसमें यूक्रेन या यूरोप के हितों को चोट पहुंचे। जबकि यूक्रेन के समर्थन में बनाया गया कोलिशन ऑफ विलिंग चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने तक जंग जारी रखी जाए, ताकि रूस लंबे समय तक किसी और देश के लिए खतरा न बन सके। इसीलिए कोलिशन ऑफ विलिंग के देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ाने का बंदोबस्त कर दिया है और ट्रंप के सामने यह शर्त भी रख दी गई है कि डील में यूक्रेन की जमीन का एक भी इंच रूस के हवाले नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात से यूक्रेन रूस युद्ध के मोर्चे पर 2 ही परिणाम होंगे, या तो युद्ध विराम या फिर यूरोप तक बारूदी घमासान। और संकेत अभी से मिल रहे हैं कि इस वार्ता के सफल होने की गुंजाइश बहुत कम है। अब अगर वार्ता वाकई असफल रही तो क्या होगा, इसी स्थिति का अनुमान यूरोपीय देश और रूस ने पहले से लगा रहे हैं। इसलिए दोनों की तैयारी ने दुनिया में फिर से हथियारों की रेस शुरू कर दी है। अलास्का सम्मेलन, ट्रंप बनाएंगे संतुलन। ज़ेलेंस्की की छटपटाहट, समझौते पर संकट। ट्रंप पुतिन की अलास्का वार्ता से पहले ही ज़ेलेंस्की ने अपने इरादे साफ कर दिए। समझौता होगा तो शर्तें यूक्रेन की लागू होंगी। और ऐसा ना हुआ तो यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा में ट्रंप का दखल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके बाद ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। तो क्या यह वार्ता असफल होने के संकेत हैं? और अगर वार्ता असफल रही तो क्या होगा? जवाब है, रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ जाएगा। और यह सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि यूक्रेन समेत यूरोपीय देश और रूस की तैयारी बता रही है।
कि पुतिन ट्रंप की वार्ता असफल होने के आसार ज्यादा है। ये तैयारी है रूस यूरोप के बीच भविष्य के घमासान की। शुरू हथियारों की रेस, जंग में उतरेंगे कई देश। विध्वंसक होने वाले हालात पर रूस की तैयारी हालांकि गुप्त रूप से चल रही है, लेकिन कुछ तैयारी ऐसी है जिसने फ्यूचर वॉरफेयर की तस्वीर साफ कर दी है। इनमें पहली है कामचटका में नेवल ड्रोन कंट्रोल सेंटर की स्थापना। इस ड्रोन कंट्रोल कमांड से रूस अपनी परमाणु पनडुब्बियों की सुरक्षा करेगा, जहां से फोरपोस्ट और ओरियन ड्रोन ऑपरेट किए जाएंगे। इस कमांड सेंटर की निगरानी में पूरा आर्कटिक क्षेत्र होगा। इसका कारण यह भी है कि बदल रहे हालात में रूस अब समुद्री मार्ग पर नजर रखकर अपने रणनीतिक परमाणु पनडुब्बी अड्डे की सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। तो दूसरी तरफ डिफेंस का दायरा बढ़ाने के लिए नई रणनीतिक कदम भी उठा रहा है। कुछ तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने एंटी टैंक माइन बिछानी शुरू कर दी है और एंटी टैंक माइन बिछाने के लिए शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे गहराई तक सटीक माइंस गिराकर रूस ने यूक्रेन के लिए समस्या खड़ी कर दी है। यही नहीं, रूस ने काउंटर अनक्रूड एरियल सिस्टम का भी उपयोग शुरू कर दिया है। इन्हें MiG-29 फाइटर जेट्स के साथ बांधकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ये तैयारी यूक्रेन के मोर्चे पर है, लेकिन वार्ता असफल रही तो फिर पुतिन यूरोप तक हमले में भी पीछे नहीं हटेंगे, जिसका प्रमाण है रूस की मिसाइल फोर्स की तैयारी, जिसमें रूस ने ऑरश्निक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन दोगुना कर दिया है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च के लिए तैयार कर लिया है। सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी रूस ने अपग्रेड कर लिया है। इसके अलावा चीन में बनने वाली KH-101 क्रूज मिसाइल का उत्पादन भी बढ़ाया गया है। दावे के तहत चीन में रोबोटिक टेक्नोलॉजी से इस मिसाइल की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 1000 कर ली गई है और इससे भी ज्यादा यूरोप के लिए घातक साबित हो सकती है रूस की वो मिसाइल जिसका फाइनल टेस्ट किया जा रहा है। ये मिसाइल है परमाणु शक्ति संपन्न ब्यूरवेस्टनिक, जिसकी रेंज का खुलासा अभी तक रूस ने नहीं किया है। हथियारों की इस रेस में रूस जितना तैयार है, उतना ही यूरोप भी शामिल है। रूस से टकराव की तैयारी में यूरोपीय देशों ने न सिर्फ रक्षा बजट बढ़ाया है, बल्कि हथियारों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। दावा है कि यूरोप के हथियार कारखाने 3 गुना तेजी से प्रोडक्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस साल के अंत तक गोला बारूद की क्षमता 3 लाख से बढ़कर 20 राउंड हो जाएगी और इसमें उनके लिए मददगार साबित हुआ है यूरोपियन यूनियन का एज सून एज पॉसिबल प्रोग्राम, जिसमें हथियार निर्माण के लिए 50 करोड़ यूरो की सब्सिडी दी गई है, जिससे राइनमेटल, बाय, MBDA, नामो और कोंग्सबर्ग जैसी कंपनियों का प्रोडक्शन अनुपात पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है, ताकि जल्द से जल्द यूरोपीय देशों को सस्ती दर पर गोला बारूद की सप्लाई की जा सके, जिसे सार्वजनिक रूप से राइनमेटल के CEO आर्मिन पेपरगर ने स्वीकार भी किया है। उनके मुताबिक यूरोपीय रक्षा से टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोपखाने जल्द ही बहुत सस्ते हो जाएंगे,
जर्मनी ने 30 से 35 अरब यूरो टैंक निर्माण के लिए जारी किए हैं। जर्मनी जल्दी इस बजट को 80 अरब यूरो करने वाला है, इसलिए हमने उत्पादन को 10 गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों ने भी नए हथियारों का विकास और बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया है, जो बताता है कि यूरोप रूस के सामने उतरने के लिए तैयार है। इनमें यूके और जर्मनी ने ज्वाइंट डीप स्ट्राइक मिसाइल तैयार की है और दावा है कि मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर होगी। वहीं फ्रांस और इटली ने सैम्प एयर डिफेंस का अपग्रेडेड वर्जन एस्टर B-1NT तैयार कर लिया है। ये मिसाइल सिस्टम 360 डिग्री रडार कवरेज के साथ विकसित किया गया है। फ्रांस ने भी नई सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर केनसार NG Mark II तैयार कर ली है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस किया गया है। यानी इस समय दुनिया में युद्ध की आशंका से डरे देशों ने हथियारों की एक ऐसी रेस शुरू कर दी है जो किसी भी युद्ध में बने रहने की गारंटी देती है। इसमें यूक्रेन भी शामिल है, जिसने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर टर्बोजेट ड्रोन मिसाइल और नए ड्रोन के निर्माण की गति बढ़ा दी है। तो वहीं अमेरिका ने भी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक सिस्टम को वॉर ऑपरेटिव बनाने के दिशा में निर्माण की गति बढ़ा दी है। इसके अलावा सैन्य भर्ती अभियान भी तेज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देश और उसकी जनता के लिए आपदा है तो नीति निर्माताओं के लिए अवसर भी है। युद्ध छेड़कर पुतिन ने अपनी राष्ट्रवादी छवि को मजबूत बनाया। युद्ध रुकवाकर ट्रंप अपनी पीस मेकर की छवि को मजबूत बनाना चाहते हैं। और युद्ध छिड़ने के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की संपत्ति में अकूत इजाफा हुआ है। युद्ध के कारण पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट जारी हुआ। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा है। सवाल यह कि क्या दोनों देशों के राष्ट्रपति गिरफ्तार होने जा रहे हैं? ये क्यों और कैसे हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस की जनता के बीच ये संदेश गया कि पुतिन रूस के पुराने गौरव को फिर से स्थापित कर रहे हैं और वो रूस के सबसे आक्रामक राष्ट्रवादी नेता हैं। लेकिन दुनिया ने इस जंग को अपराध माना और इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2023 में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या अलास्का में पुतिन की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या ट्रंप ने इसीलिए पुतिन को अमेरिकी प्रांत अलास्का में बुलाया है? क्योंकि पुतिन ने अपनी बहुत सी विदेश यात्राएं इसीलिए स्थगित कर दी कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फिर पुतिन अमेरिका क्यों जा रहे हैं? इस पर दावा है कि अमेरिका पुतिन को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। 125 देशों में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नियमों में मान्यता दी गई है, लेकिन अमेरिका में ICC के नियम मान्य नहीं है। इसीलिए अमेरिका पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने भी क्रेमलिन को यह आश्वासन दिया है कि पुतिन की गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी पुतिन फिलहाल गिरफ्तारी से बचे हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के सबूत सामने आने लगे हैं। ज़ेलेंस्की के भ्रष्टाचार पर तुर्की के अखबार आयदिनलिक ने विस्तार से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज़ेलेंस्की हर महीने $50 मिलियन UAE भेज रहे हैं। रुपए में यह रकम 438 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। ज़ेलेंस्की के लिए यह काम आंद्रेई जिमरिन कर रहे हैं। जिमरिन यूक्रेन के स्टेट प्रॉपर्टी फंड के प्रमुख हैं। हर महीने 438 करोड़ रुपए 2 कंपनियों के खाते में जमा किए जा रहे हैं। पहली कंपनी है GFM इन्वेस्टमेंट ग्रुप, दूसरी कंपनी है
जिमरन फैमिली होल्डिंग लिमिटेड, जो खुद आंद्रे जिमरन की कंपनी है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। ट्रंप भी कई बार उन पर अरबों डॉलर के गबन का आरोप लगा चुके हैं। युद्धकाल में ज़ेलेंस्की को जिस रकम से यूक्रेनी सेना को हथियार खरीदने थे, वो उसे ब्लैक मनी के तौर पर अपने खातों में जमा करा रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन में विद्रोह भड़क उठा है। यूक्रेन की जनता का आरोप है कि ज़ेलेंस्की भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। एक कानून के तहत उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को राष्ट्रपति के अधीन कर दिया था। हालांकि विद्रोह के बाद ये कानून वापस लेने पड़े, लेकिन ये तय है कि जब तक युद्ध जारी है तब तक ज़ेलेंस्की जांच की आंच से बचे हैं, और जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो उन्हें जांच का सामना करना होगा। पुतिन भले ही अंतर्राष्ट्रीय वारंट से बच जाएं, लेकिन ज़ेलेंस्की पर खतरा बरकरार रहेगा। शायद इसीलिए ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि युद्ध विराम ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में हमास से अंतिम रण की तैयारी है, क्योंकि इजरायल अब गाजा पर नियंत्रण का अभियान शुरू कर चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि गाजा में बहुत बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में एक बार फिर गाजा में नरसंहार का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इजरायली सेना को रोकने के लिए हमास पूरी ताकत लगाएगा और आम लोगों को ढाल बनाया जा सकता है। अमेरिका ने इजरायल के अभियान का समर्थन किया है, लेकिन यूरोप में विरोध शुरू हो गया है। गाजा की स्थिति भयावह नजर आती है। एक तरफ दाने दाने को मोहताज भीड़ नजर आती है, तो दूसरी तरफ इजरायल की सेना। दावा किया जा रहा है कि गाजा की हालत और ज्यादा बदतर होने वाली है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि गाजा की सीमा के करीब सेना की गाड़ियां पहुंच रही हैं। हजारों इजरायली सैनिक बॉर्डर के करीब जमा हो गए हैं। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की कतार लग गई है। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को गाजा शहर पर नियंत्रण करने की योजना को मंजूरी दे दी थी। इजरायली सेना की तैयारी इसी को लेकर है। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि अब गाजा को नियंत्रण में लिया जाएगा और नरसंहार नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अब और बड़ी तबाही होगी। इजरायली सेना जमीन के रास्ते दाखिल होगी। हमास लड़ाकों से इजरायली सेना का सामना होगा। हमास अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। सेना हमास के बीच युद्ध में कई आम लोग मारे जाएंगे। गाजा में अभी भी इजरायली सेना के हमले हर दिन हो रहे हैं। लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। गाजा में पत्रकारों की मौत से साबित हो गया है कि इजरायली सेना अंधाधुंध हमले कर रही है। इजरायल के गाजा अभियान का अमेरिका ने भी समर्थन किया है। ट्रंप ने कहा है कि हमास बंधकों को तब तक रिहा नहीं करेगा जब तक गाजा में स्थिति नहीं बदल जाती, और हमास को गाजा में रहने नहीं दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इजरायल अब गाजा पर फाइनल अटैक करेगा, जिससे हमास के तमाम ठिकानों तक सेना पहुंच सके। चूंकि ये नियंत्रण का अभियान है, इसलिए गाजा के भीतर इजरायली सेना के कई परमानेंट ठिकाने बनाए जाएंगे। अमेरिका अपना रुख साफ कर चुका है, लेकिन इटली समेत कई यूरोपीय देशों ने विरोध जताया है। फ्रांस भी गाजा में तुरंत सीज फायर की मांग कर रहा है। गाजा में पत्रकारों की मौत के बाद बर्लिन समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है। कोशिश थी फिलीपींस कोस्ट गार्ड शिप और उसके चालक दल को डराने की, अपनी ताकत दिखाने की, लेकिन शी के नौसैनिक आपस में ही टकरा बैठे। दक्षिण चीन सागर से आए इस वीडियो में चीन का एक शिप नजर आ रहा है।
ये चीनी कोस्ट गार्ड का कॉर्वेट 3104 पोत है जो फिलीपींस कोस्ट गार्ड शिप का पीछा कर रहा है। इस युद्धपोत के वाटर कैनन से तेज रफ्तार में पानी निकल रहा है। ये बेहद तेजी से फिलीपींस कोस्ट गार्ड शिप की तरफ बढ़ रहा है। इसके ठीक बगल में चीनी नौसेना का डिस्ट्रॉयर भी है। चीन का जहाज बेहद करीब आ चुका था कि तभी फिलीपींस और चीनी कोस्ट गार्ड शिप के बीच में चीन की ही नेवी का डिस्ट्रॉयर आ जाता है, जिससे चीनी कोस्ट गार्ड शिप की जबरदस्त टक्कर होती है। दरअसल फिलीपींस के कोस्ट गार्ड इंटरनेशनल वाटर की सीमा में थे, जहां वो अपने मछुआरों को राहत सामग्री देने पहुंचे थे। दावा है कि इसी दौरान यहां चीनी कोस्ट गार्ड का शिप आ पहुंचा। चीनी जवान अपने शिप का शक्ति प्रदर्शन करने लगे। वो फिलीपींस जहाज के पास आकर उसे डराने की कोशिश में थे। तभी चीनी नौसेना का शिप बीच में आ गया, जिसकी वजह से चीन के दो शिप आपस में टकरा गए। दावा है कि इस टक्कर में चीनी कोस्ट गार्ड के कॉर्वेट 3104 पोत के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। इस टक्कर के बाद फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जवान बेहद खुश और उत्साहित नजर आए।